Okay then. Okay then. Uh, Now, good morning everyone. So we start our the next class regarding the jurisprudence. तो थोड़ा सा आज हमने पीपीटी मोड में ना करके पीडीएफ मोड में करा है बिकॉज दिस टाइम द सिलेबस एंड द एरिया विच आई वांट टू बी कवर्ड इज बिकम क्वाइट वास्ट. So I just think the rather to go with the PPT. PDF will be much better than it. So let's we check it once. If I found that it will not be appropriate, then we will come with the PPT mode. Okay. So now today we are discuss about the law and morality. Till now we are aware about the laws definition, source of law, and the school of law. Now the question is raised ki is morality play any type of role with the law or not? And how the morality deal and how the law deal. In a broad sense, if we look about the relationship between the law and morality, morality is about a thing which is tell us what is the right and wrong, what is the right and wrong. That is about the morality. And law is tell about the what is the legal and illegal. क्या विधिवत है और क्या विधिवत नहीं है वो लॉ बता रहा है, और क्या नीतिगत है और क्या नीतिगत नहीं है वो मॉरलिटी बता रही है. इट सो मेनी टाइम हैपन दैट द मॉरलिटी आर बी डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस विच हैव द नैरो सिनेरियो. एक छोटी सी सोसाइटी, छोटी सी कम्युनिटी, छोटी सी फैमिली की अपनी मॉरलिटीज़ हैं, बट सेम टाइम दैट मॉरलिटी लेवल इज नॉट अप्लाई ऑन अ ब्रॉड सेंस. That's why the contradiction between the law and morality is create. Law is applied comparatively in a broad area from the morality. Morality का छोटा area होता है and morality is change in high tendency in comparatively the law. Morality जल्दी change हो रही है law के comparison में. That's why I think law and morality make a different creations with each other. एक ही सोसाइटी में, एक ही कम्युनिटी में, एक ही कॉलोनी में अलग अलग लोगों की मॉरलिटी है बिकॉज ऑफ देयर अपब्रिंगिंग, बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन, बिकॉज ऑफ देयर लिटरेसी रेट बिटवीन देम. कोई अच्छा एजुकेटेड है, दे आर हैव द डिफरेंट मॉरलिटीज, डिफरेंट मॉरल्स, एंड जो थोड़ा सा जो कम लिटरेट है उसके अलग मॉरल्स हैं. नाउ द क्वेश्चन इज देयर कि मॉरलिटी लॉ का कोई सोर्स है भी या नहीं है. भाई मैंने कहा था विल ऑफ द पीपल, विल ऑफ द सोसाइटी इज द सोर्स ऑफ लॉ. And ethics also can be a source of law. But what's about the morality? Historical school में हमने कस्टम को सोर्स ऑफ लॉ माना, लेकिन मॉरलिटी जो है वो अलग कंसेप्ट है. दैट इज डील क्वाइट विद द थिंग्स रिगार्डिंग द मॉरल वैल्यूज, नॉर्म्स which are change with the time to time, which are change with the society to society, climate to climate, and within a family we want so many times, we are so many times see that one brother have a different morality aspects and another one who are come from the foreign and another type of cultures, we have the different morality aspects. So morality cannot be a direct source of law. Now the thing are going with that कि morality source of law हो तो सकता है but cannot be a direct source of law. If after become the filtration and the requirement, morality become the source of law. जब इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, रिक्वायरमेंट आ जाती है, मॉरलिटी जनरल कंसाइज के द्वारा एक्सेप्ट करने लग जाती है, या फिर मॉरलिटी सोसाइटी के एथिक्स के साथ मैच करने लग जाती है, देन इट बिकम द लॉ. क्लियर विद दैट? सो मॉरलिटी इज दैट पार्ट ऑफ सोसाइटी विच आर डील विद द सब्जेक्टिव विद देमसेल्फ. सिमिलर सोसाइटी, सिमिलर क्रिएशंस की कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, दैट इज दैट डिपेंड अपॉन द मॉरलिटी. अब बहुत सारी डेफिनेशंस मॉरलिटी की हमें यहाँ देखने को मिलेंगी. वी हैव अगेन विद द गो विद द सेम कंसेप्ट कि भाई एक एक वर्ड्स हमें चूज कर लेना है, देन वी विल बी अप्लाई इट. फर्स्ट वी गो विद द विनोग्रेडोव्स, and Vinogradov says that the clearly morality and law are distinguishable. These are the two different things. लॉ इज द सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल टू द विल ऑर्गेनाइज इन सोसाइटी. हर एक इंडिविजुअल्स की विल को इकट्ठा करके सोसाइटी की विल में क्रिएट करके जो सबमिशन क्रिएट हो रहा है वो लॉ है. और वही मॉरलिटी है, मॉरलिटी सब्जेक्ट टू द इंडिविजुअल दैट डिक्टेट्स हिज ओन कंसाइंस. मॉरलिटी इंडिविजुअल की अलग अलग है जो हर अपनी एक बातें कर रहा है,
और लॉ सोसाइटी की एक कॉमन विल क्रिएट करी और लॉ बना दिया, और मॉरलिटी हर इंडिविजुअल के अलग चल रही है। दैट इज द विनग्रुडॉफ डेफिनेशन। पोलॉक सेज दैट थ्रू मच ग्राउंड इज कॉमन टू देम, वो कुछ इनकी मॉरलिटी और लॉ के काफी ग्राउंड्स कॉमन है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ एंड एथिक्स आर नॉट सेम वेन एवर द डिस्कशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अकर, दैट इज द पोलॉक डेफिनेशन वेयर दे सेड लॉ एंड एथिक्स आर नॉट सेम। और विनग्रुडॉफ ने कहा कि बस दोनों ही अलग अलग है, एक तरफ सोसाइटी की कंप्लीट विल है और एक तरफ इंडिविजुअल की ओन कंसाइंस है। Then we go with the capitant. Capitants is social organization rest equally on law and morals. इसने कहा सोसाइटी जो है दोनों के बीच में डिपेंड होती है, लॉ एंड मॉरलिटी के बीच में। द परसेप्ट्स ऑफ बोथ आर ऑब्लिगेटरी, दोनों ही ऑब्लिगेटरी नेचर के होते हैं। बोथ आर इन्फोर्स बाय द पब्लिक अथॉरिटी, दोनों ही पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा इन्फोर्स होते हैं। दोज ऑफ मॉरल आर एड्रेस्ड ओनली टू द इंडिविजुअल कंसर्न, लेकिन मॉरल जो है, मॉरलिटी जो है वो इंडिविजुअल बेस्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट एंड द लॉ इज बेस्ड ऑन द सोसाइटी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोनों ही ऑब्लिगेटरी नेचर के हैं, दोनों ही पब्लिक अथॉरिटीज द्वारा इन्फोर्स्ड है। नेक्स्ट विद द डुगिड। डुगिड सेज दैट लॉ हैज इट्स बेसिक इन सोशल कंडक्ट, सोसाइटी का कंडक्ट क्या है, दैट इज द लॉ। अरे मॉरल गो ऑन है इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द कंसेप्ट, सोसाइटी की अंतरात्मा अंदर से क्या किस चीज को वैल्यू क्रिएट करती है, वो मॉरलिटी है। ठीक है। Next is about the Korkonov. Distinction between the moral and law can be formulated very simply. इसने अलग से एक distinction create करा। Morality furnish the criterion of the proper evolution of our interest. Law make out the limit within which they are ought to be confined. Morality बताती है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है और उसका evolution कैसे होगा, और लॉ उसी इंटरेस्ट की जो बाउंड्री बनाता है कि भाई इंटरेस्ट में से कुछ हो लेकिन इतना इतना अलाउड है, दैट इज द लॉ। मॉरलिटी ने कहा ये करना वो कर सकते, ये कर सकते हैं, लॉ ने पता इतना ही कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लॉन्गो इज एथिक्स इज द कॉमन फाउंडेशन, एथिक इज द कॉमन फाउंडेशन। मॉरल रिगार्ड द मैन विद द रिस्पेक्ट ऑफ अल्टीमेट डेस्टिनी, लॉ रिगार्ड हिम रिस्पेक्ट ऑफ कंडीशनली गुड इन एन एक्सटर्नल सोशल रिलेशन। यहाँ पे लोगों ने एक अलग से बात की, उन्होंने कहा कि मॉरलिटी का रिस्पेक्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वो हमारी एक अंतिम पड़ाव है, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है कि मॉरलिटी का रिस्पेक्ट करते करते, मॉरल वैल्यूज को मानते मानते हम अपनी अंतिम डेस्टिनी को पाएंगे। वही लॉ की रिस्पेक्ट हो रही है कंडीशनली, बिकॉज ऑफ सम फोर्स, बिकॉज ऑफ सम थ्रेट, कोएर्जन, दैट्स व्हाई वी आर फोर्स्ड एंड रिगार्ड द लॉज, अदरवाइज वी हैव नॉट मच रिलेशन विद देम। Platon says that law exists to harmonize the purpose of individual। यहाँ पे एक नई बात उन्होंने कही कि जो मॉरलिटी है वो सबका अपना अपना पर्पस है, और उस सबके पर्पस में जो हार्मोनाइज बिहेवियर हम क्रिएट करते हैं कि सबका एक साथ आ जाए, उसे हम लॉ कह रहे हैं। ठीक है। Pound says that law and moral have a common origin but they have the diverge in their development। पाउंड ने कहा कि लॉ एंड मॉरल आए तो एक जगह से ही है लेकिन उनका डेवलपमेंट अलग अलग हुआ है। दे हैव द कॉमन ओरिजिन, कॉमन सोर्स, दोनों ही सोसाइटी से आए हैं बट दे आर डेवलपिंग इन अ डिफरेंट वे। इन लास्ट वी गो विद द बेंथम, इन अ वर्ल्ड हैज जस्ट द सेम सेंटर एज अ मॉरल, लॉ और मॉरल का एक ही सेंटर है बट इट हैज बाय नो मीन्स द सेम सर्कमफ्रांसेस। उनका सेंटर एक है, ओरिजिन एक है, लेकिन उनका एस्पेक्ट, उनका सब्जेक्ट मैटर, उनका ऑब्जेक्ट हैव द डिफरेंट विद देम। ठीक है। That is the sum of the difference which make the distinction regarding the law and morality. You have to go through with the every definitions because in net you can't imagine कि किसकी आएगी। ठीक है, किसकी डेफिनेशंस वो आपको पूछ सकते हैं। इन दिस वे वी क्रिएट द एक हार्मोनाइज डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड मॉरलिटी एंड द लास्ट वी आर कंक्लूड विद दैट मॉरल एज द बेसिस ऑफ लॉ इज द टेस्ट ऑफ पॉजिटिव लॉ और मॉरल एज द एंड ऑफ लॉ। इन तीनों बातों से हमें ये समझ आता है कि लॉ का उद्धार, लॉ का उत्थान हुआ है मॉरलिटी से, और लॉ पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये भी हम मॉरलिटी से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि अगर वो मॉरलिटी से अटैच कर गया तो पॉजिटिव लॉ है, नहीं करा तो सम ऑफ द नेगेटिविटी विद द लॉ। और लास्ट भी सेड कि जिस दिन लॉ और मॉरलिटी एक हो जाती है वहां पे लॉ का एंड हो जाता है, लेकिन क्योंकि मॉरलिटी को हम विलफुली एक्सेप्ट करते हैं और लॉ को फोर्सफुली एक्सेप्ट करते हैं, जहां पे लोग लॉ में मॉरलिटी ढूंढने लगेंगे और लॉ को ही मॉरल मानने लगेंगे, वहां पे उस लॉ की इन्फोर्समेंट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है।
अदरवाइज इफ आई गो विद द मॉरलिटी, तो मॉरलिटी को तो बहुत से लोग साल्वेशन की प्राप्ति के लिए भी यूज कर रहे हैं, मॉरलिटी को लोग जीने का तरीका भी समझते हैं, मॉरलिटी को लोग सोसाइटी का इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी समझते हैं कि इफ अ पर्सन इज द मॉरल देन इट बिकम द गुड सिटीजन। लॉ के साथ ये बात नहीं है। कई बार तो हम इस तरीके की सिचुएशन देश में देखने को मिलती है कि जो व्यक्ति लॉ ब्रेक करता है उसकी रिस्पेक्ट हो रही है, अक्यूज्ड की रिस्पेक्ट करते हैं हम। दैट इज द मॉरलिटी एंड द लॉ। आफ्टर दैट इन लॉ मैन इज कंसिडर्ड एज अ पर्सन बिकॉज ही हैज फ्री विल। मैन को हम पर्सन करते हैं क्योंकि उसकी फ्री विल है। इन मॉरल वी हैव टू डू विद द डिटरमिनिंग विल टुवार्ड्स द गुड। यहाँ पे आदमी की विल को डिसाइड करने वाली मॉरलिटी है कि वो अच्छी है कि गलत है। एक तरफ विल से लॉ बना रहे हो, एक तरफ मॉरल ही विल को डिसाइड कर रही है कि इमोरल थिंग्स है या मॉरल थिंग्स है। लॉ हैज टू डू द एक्ट इन सो फार दे ऑपरेट एक्सटर्नली एंड मॉरल आर इंटेंशन इन द डिटर्मिनेशन। ये बड़ी अच्छी लाइन है कि जो लॉ का इम्पैक्ट है ना वो एक्सटर्नल फैक्टर से है, हमारी बॉडी के बाहरी वातावरण से। ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, लीगल है, ये इलीगल है। लेकिन मॉरलिटी जो आ रही है वो बाहर से इन्फोर्स नहीं हो रही, वो इनसाइड डेवलप हो रही है, वो हमारे इनर कंसाइज से क्रिएट हो रही है। मॉरलिटी हमें कोई बाहर का नहीं बता रहा, हमारा दिल बता रहा है, हमारी अंतरात्मा अपनी सोल क्रिएट कर रही है मॉरलिटी। लॉ गवर्न द विल सो फार एज इट एक्सटर्नल कोएर्जन वेयर द मॉरल सीक द सेल्फ डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स द गुड। लॉ बताता है कि बाहर क्या सही और गलत है, और मॉरलिटी बताती है कि तेरे अंतर मन में क्या सही और क्या गलत है। लॉ कंसिडर मैन ओनली इज सो फार एज ही लिव्स विद द कम्युनिटी विद द अदर, अ मॉरल गिव द गाइड टू लीड हिम इवन ही वाज अलोन। बड़ी अच्छी ये लाइन लिखी हुई है। लॉ तो बताता है कि समाज के साथ कैसा रहना है, मॉरलिटी ये बताती है कि समाज अगर अकेला भी कर दे ना तो कैसे जीवन जिया जाएगा, तब भी एथिक्स रहेंगे, तब भी वैल्यूज रहेंगी। दैट इज द डिफरेंस रिगार्डिंग द लॉ एंड मॉरलिटी। क्लियर? चलो अगला एक कंसेप्ट आता है राइट एंड ड्यूटी। राइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द ड्यूटी। वेन एवर अ राइट क्रिएट देयर इज ऑलवेज बी अ ड्यूटी कम विदाउट एनी डूइंग एनी एक्ट। हमारे साथ राइट के साथ ड्यूटी हमेशा चलेगी। And when that right get the legal sanction, legal enforceability, it become the legal right. And right can be anything: right to live, right to go anywhere, right to spend, right to make contract, right to do trade, right to get education, right to information, right to speech. And whenever these type of right get a legal sanction, it becomes the legal right. Here we are not discuss about the constitutional, fundamental and statutory right. We are just give the right कि व्यक्ति का क्या अधिकार है, क्या claims है, क्या concepts है. That is the right only. General notion behind the right is the claim. Someone has the right to claim. Someone has the right. It's like a privilege. Right have do something from the another ones, and it which should be is sanctioned by the another one. एक राइट होता है कि हमारे मन से ये चीज़ क्रिएट हुई कि ये मेरा अधिकार होगा या हो सकता है, और उस अधिकार पे कानून ने अपनी पेन चला दिया कि हाँ ठीक है, कानून ने उस पर साइन कर दिया। दैट बिकम द लीगल राइट विद यू। इट्स बिकॉज राइट इज कम्प्लीटली लाइक द क्लेम्स, टाइटल, लिबर्टी, पावर, इम्यूनिटी एंड एनीथिंग एल्स सम्ड टुगेदर। कुछ भी हो सकता है राइट। इट ड्राइव्ड फ्रॉम द लीगल लैटिन टर्म रेक्टस विच मीन्स करेक्ट। राइट अच्छा, एक हम पहले राइट को करेक्ट भी बोलते थे ना। राइट मतलब ठीक है, सही है। जो चीज़ सही है वो राइट है, जो गलत है वो राइट नहीं है। जो सबके लिए सही है वो राइट है। इट्स कम फ्रॉम द लैटिन टर्म रेक्टस विच मीन्स करेक्ट। तो राइट इज एनीथिंग विच इज करेक्ट विद द एवरीवन। गेट इट? एंड व्हेन दैट थिंग इज गेट द लीगल सैंक्शन इट्स बिकम द लीगल राइट। तो फिर से एक और दोबारा डेफिनेशन पे आती है कि राइट इज एनीथिंग विच करेक्ट विद द एवरीवन एंड हु विल बी रिकॉग्नाइज दैट इट इज करेक्ट विद द एवरीवन और नॉट, दैट इज द लॉ। तो लॉ ने जिस राइट के ऊपर लिख के कह दिया कि ये सबके साथ सही है वो लीगल राइट है। समझ रहे हो? वो हम कर सकते हैं, और जो लॉ ने नहीं कहा वो नहीं कर सकते। राइट इज द मेंस कैपेसिटी इन्फ्लुएंसिंग एक्ट टू द अनदर। क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसकी स्ट्रेंथ है, उसका स्टेमिना है। Get is with the right. If I go with the duty, duty is simply like it's the obligatory act in opposite of the right. Whenever a person have a right, there is a correlated duty are created on the another one, which we have to be followed. It there is a no chance to be denied.
If the person denied from his duty, then definitely there is the respect is created that the right who has been created it's also be infringed. अगर कोई अपनी ड्यूटी नहीं करता तो इससे दूसरे का राइट डेफिनेटली इन्फ्रिंज होगा, क्योंकि वो ड्यूटी किसी ना किसी राइट के प्रोपोर्शनल में क्रिएट हुई है. मेरी ड्यूटी है मैं रोड के नियमों का पालन करूं. अब अगर मैं रोड के नियमों का पालन नहीं करता और दूसरा व्यक्ति जो आ रहा है उसका भी अधिकार है रोड पे चलना, तो उससे एक्सीडेंट हो जाएगा और हाँ द इंजरी कॉज हो जाएगी. तो उसने सिर्फ अपना राइट इन्फोर्स करा और मैंने अपनी ड्यूटी इन्फोर्स नहीं करी, कोलैबोरेशन हुआ जिसकी वजह से मैंने उसका राइट इन्फ्रिंज कर दिया. एंड ड्यूटी कैन बी मॉरल और लीगल. वहीं पे लीगल राइट और की बात आती है. जो ड्यूटी लीगली स्टेब्लिश्ड है, कोई एक्ट एंड ओमिशन लीगली स्टेब्लिश्ड है, दैट इज द लीगल राइट. अदरवाइज मॉरलिटी तो है ही, मॉरली गलत है जी, ऐसा नहीं करना चाहिए. बड़ों के पैर छूना आपकी मॉरल ड्यूटी है बट लीगल नहीं है. नहीं छूएंगे तो कोई सजा नहीं होगी. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉरल एंड लीगल ड्यूटीज. There is a sum of the classification is also available regarding the duties, but it's simple say primary and secondary. Primary is simple like that the first class first duty with you, the duty which have never be required the existence of the another duty, जो independent है अपने आप में, वो तो है प्राइमरी ड्यूटी. और सेकेंडरी ड्यूटी वो है जिसके साथ कुछ को रिलेटेड है कि वो होगा तो ये होगा. अगर कोई मुझे इंजरी देगा तो उसे मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे, तो पहले इंजरी होगी तब पैसे पे करेगा वो. ठीक है, तो वो रेमेडियल है, सैंक्शन है. और एक ड्यूटी हमेशा है कि भाई ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, वो हमेशा आपको पूरी करनी है, कंडीशनल नहीं है. सेम विद द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ड्यूटीज. एब्सोल्यूट ड्यूटी इज सिंपली लाइक दैट द ओन्ड बाय अ स्टेट. ठीक है, एब्सोल्यूट ड्यूटी it's like whenever you breach someone then the duty of the state comes that you state should be punished to you. And the relative duty is related to the every person other than who is imposing them. एक तो होता है कि जिसके पास अधिकार है इम्पोज करने का, वो एब्सोल्यूट ड्यूटी. और रिलेटिव ड्यूटी जो नॉर्मल सिविल ड्यूटीज लाइक हम कह सकते हैं कि सिविल इंजरी हुई, दूसरे व्यक्ति पे राइट क्रिएट आया कि अब वो आपको इन्फोर्स कर सकता है कि आप अपनी ड्यूटी फुलफिल करें उसे कंपनसेट करने की. ठीक है, तो सिविल इंजरी में तो ये है कि वो कंपनसेट करेगा भी, नहीं करेगा, जितना आप मांग रहे शायद उतना ना करे, लेकिन एब्सोल्यूट ड्यूटी जो कहा है वो करना पड़ेगा. ठीक है, इट्स कम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. पॉजिटिव नेगेटिव इज लाइक पॉजिटिव कुछ करना, नेगेटिव लाइक कुछ नहीं करना. ठीक है, एक मिनट रुकना, सॉरी, हाँ एक मैं साइलेंट कर देता हूँ अपना फ़ोन. Positive duty is like you have to do something and negative duty like is you have not to do something. ठीक है, कुछ ना करना भी ड्यूटी हो सकती है. ठीक है, जब वो क्राइम होता है ना कि एक्ट और ओमिशन दोनों ही क्राइम होते हैं, कुछ करना भी क्राइम हो सकता है, कुछ ना करना भी क्राइम हो सकता है. ठीक, लीगल राइट भी ऑलरेडी डन, द राइट विच गेट द सैंक्शंस. एक इसमें सैलमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. an interest recognized and protected by rule or justice that is called the legal right. कोई ऐसा इंटरेस्ट और जो रिकॉग्नाइज करा जा रहा है रूल ऑफ जस्टिस के द्वारा या प्रोटेक्ट कराया जा रहा है, दैट इज द लीगल राइट. जिसे लॉ रिकॉग्नाइज भी करती है, प्रोटेक्ट भी करती है, वो लीगल राइट है. ठीक है जी. नाउ वी गो विद द क्लासिफिकेशंस ऑफ द लीगल राइट डायरेक्टली विद दैट. इसमें क्या है, ओके, थ्योरीज हाउ द लीगल राइट इज क्रिएटेड. एक मिनट, एक, हाँ साइलेंट नहीं हुआ है. हाउ, क्या चीज, डेफिनेशंस तो काफ़ी सारी मैम. डेफिनेशंस तो आपको वन बाय वन यू हैव टू बी मेमोराइज इट. धीरे धीरे हो जाएंगे. जुरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपके नोट्स आपके बहुत मदद करेंगे और वन लाइनर्स काफ़ी मदद करेंगे. उन वन लाइनर्स की मदद से आपको पॉइंट्स कलेक्ट करने, दैट विद दैट, दैट विद दैट, के स्कॉलर के साथ ये पॉइंट है, स्कॉलर के साथ ये पॉइंट है, फिर वो क्लियर होते चले जाएंगे. एक तरीका और छोटा सा है कि जो हमने सोशोलॉजिकल स्कूल की थ्योरीज पढ़ी है, सॉरी सारे स्कूल्स की जो थ्योरीज पढ़ी है उसके जो उनके फिलोसफर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको वहाँ पे ध्यान से पढ़ के आना, क्योंकि उनकी जो डेफिनेशन मिलेगी आगे, चाहे वो राइट्स के रिगार्डिंग, चाहे पोजीशंस के रिगार्डिंग, ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग, ओनरशिप के रिगार्डिंग, तो
तो वो कहीं ना कहीं उनमें वो फ्लेवर जरूर मिलेगा जिस स्कूल से वो हैं, तो उससे बड़ा हेल्प मिलता है उनको रिकॉग्नाइज करने में कि किस स्कॉलर की डेफिनेशन होगी। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, तो थ्योरी ऑफ लीगल राइट, एक दो थ्योरी है, एक विल थ्योरी है, एक इंटरेस्ट थ्योरी है। हाउ द लीगल राइट इज क्रिएट, हीगल, कांट एंड ह्यूम सेज दैट द विल इज द सोर्स ऑफ अ लीगल राइट, दैट इज द विल ऑफ सोसाइटी, विल ऑफ ह्यूमन बीइंग, विल ऑफ द persons, will of the community which create the legal rights. Legal right never become directly, there is some type of will come with yourself, and that will directly reach to the government and the legislature or appropriate authority give the sanction to this will. आपने कहा ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करना है, सरकार ने कहा कि चल ले कर ले, that is become the right with you. Apart from that, interest is says different thing कि in the society have some interest, he have some requirement, and that interest required to protect by the government. Iyengar give more concept regarding the interest theory. उन्होंने कहा कि सोसाइटी का कुछ इंटरेस्ट है, हर व्यक्ति का राइट नहीं है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है? प्रोटेक्ट टू समथिंग। मेरी प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट है, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, या फिर मेरे रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ मेरा इंटरेस्ट है, दैट इंटरेस्ट रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्ट। तो उस इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के रिक्वायरमेंट में गवर्नमेंट ने राइट क्रिएट करा विद लीगल राइट एंड गिव अस द राइट टू प्रोटेक्ट दैट इंटरेस्ट। डिड यू गेट दैट थिंग कि मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा राइट है, सॉरी मेरी प्रॉपर्टी पे मेरा इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अपनी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को तो कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर ले। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? राइट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी लेके। ठीक है, वो एक रिवर्स कन्वर्जन है। अभी मैं कह रहा था कि विल से राइट बना, अब मैं कह रहा हूं कि राइट से इंटरेस्ट बना। ठीक है, दैट इज द एक ये छोटा सा पढ़ लेते हैं। जेसी ग्रे सपोर्ट द साल्वेंट्स व्यू अबाउट द लीगल राइट। अकॉर्डिंग टू द ग्रे, interest theory only partly true. He emphasized that the legal right is not an interest in itself but is only means to extend the protection to interest. यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो इंटरेस्ट थ्योरी है वो पार्शली करेक्ट है, कंप्लीट करेक्ट नहीं है। वहाँ हमने राइट को इंटरेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। वो कह रहे हैं कि राइट इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, ये इंटरेस्ट कुछ और है, राइट कुछ और है, और उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन में जो चीज यूज हो रही है वो राइट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम लीगल राइट इज द पावर बाय विच मैन मेक अदर पर्सन डू और रेफरें टू डू सर्टेन एक्ट। मैं अपनी प्रॉपर्टी से किसी को का कुछ अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए लोगों को रोक रहा हूँ, ट्रेसपास अगेंस्ट कर रहा हूँ, अपनी प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड कर रहा हूँ। ये जो पावर मुझे मिली है लोगों को रोकने की, ये राइट है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी इज अबाउट द ओनली डील विद द प्रोटेक्शन। दिस थ्योरी एज द कम्प्लेक्स डिनाइज एग्जिस्टेंस ऑफ द लीगल राइट्स। बीच की ये थ्योरी रही, एंड दिस गिव दैट द राइट मीन्स राइट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। वट दे प्रोटेक्ट? वट एवर दे वांट टू प्रोटेक्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट की उन्होंने ऐसी बात नहीं गई, इंडिविजुअल्स को जो भी कुछ प्रोटेक्ट करना है, अगर उस प्रोटेक्शन का उसे राइट मिलता है, उस प्रोटेक्शन की उसे अलाउंस मिलती है, राइट ऑफ अलाउंस दैट इज प्रोटेक्शन। तो राइट इज अबाउट द प्रोटेक्शन योरसेल्फ रिगार्डिंग विद द प्रॉपर्टी, रिगार्डिंग विद द ऑब्जेक्ट, रिगार्डिंग विद द कस्टम, रिगार्डिंग योर कल्चर्स, रिगार्डिंग योर थॉट व्यूज। कुछ भी करने का प्रोटेक्शन जो मिल रहा है वो राइट है। गवर्नमेंट कह रही है कि चल तू ये कर ले, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी इसमें, इसका मतलब गवर्नमेंट ने ये राइट दे दिया आपको। ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट रिगार्डिंग द राइट्स। नाउ वी कल जस्ट गो विद द सम ऑफ द इसेंस। इसेंस बड़े सिंपल से हैं, एक आगे एक छोटी सी इसमें एक चीज कंफ्यूजिंग रहती है, बस थोड़ा समझना कि पर्सन ऑफ इनहेरेंस का मतलब है कि जिसे राइट मिला, सब्जेक्ट ऑफ राइट। ठीक है जी, सब्जेक्ट जिसको राइट मिला है, ठीक है जी, वो होता है पर्सन ऑफ इनहेरेंस। अगला है पर्सन ऑफ इंसिडेंस, जिस पे राइट यूज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ राइट, या फिर मैं कहूं जिसकी ड्यूटी है, जिस पे ड्यूटी क्रिएट होगी, वो है पर्सन ऑफ इंसिडेंस। दो लोग हैं, इसको तो राइट मिला और इस व्यक्ति को इसी राइट की रिस्पेक्ट में ड्यूटी मिली, तो ये इनहेरेंस वाला है और ये इंसिडेंस वाला है। ऐसे ही दो चीज और है, कंटेंट ऑफ राइट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट। कंटेंट है कि जिसे राइट मिला वो क्या कर सकता है, सब्जेक्ट मैटर है कि जो करा उसका इंपैक्ट क्या होगा। तो कंटेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पर्सन हु हैव द राइट
and subject matter related to the person who is the object of that right. Content is about the what you can do, and subject matter is the what is the impact, omission impact with that thing. Get it? Where the right exercise is the that person, and who is right the exercise, what the right exercise, that is with the inerrance person. क्लियर? इसे ध्यान से एक बार फिर से समझ लेना कि एक व्यक्ति पे राइट है उसे हम इनहेरेंस कह रहे हैं, एक व्यक्ति पे ड्यूटी है उसे हम इंसिडेंस कह रहे हैं. अब जिस व्यक्ति पे क्या क्या राइट है करने का वो कंटेंट ऑफ राइट है, और उस राइट से क्या क्या होगा वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट है. ठीक है जी. लास्ट वी गो विद द टाइटल. टाइटल इज द नेम. इन सब चीजों का एक नाम रखा हमने, उसको हम टाइटल कहते हैं. जैसे कि राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू इक्वलिटी है, दैट इज द टाइटल विद इट. क्लियर? दैट इज द essential ingredients of the right. Now we go with the classification regarding the right. बड़े सिंपल से क्लासिफिकेशन है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव लाइक हमें कुछ करना है, नेगेटिव लाइक हमें ड्यूटी है या कुछ नहीं करना है. दैट इज द पॉजिटिव राइट एंड द नेगेटिव राइट. Positive aim have the some positive benefits. On the other hand, negative aim is not to be harmed, but never be a that type of positive benefits. कि positive का तो कुछ एक repercussion आएगा ही आएगा, negative का आ भी सकता नहीं भी आ सकता. Perfect or imperfect. Simply the right which have the correspond duty available. That is the perfect right. मेरा एक right है, उसकी वजह से एक duty क्रिएट हुई, perfect right है, और ये लीगली इन्फोर्स्ड है. वही इम्परफेक्ट राइट इस तरीके से राइट है कि जो लॉ के द्वारा एज सच इन्फोर्स नहीं हो रही, एज सच उन पर ड्यूटी क्रिएट नहीं हो रही, कभी हो भी जाती है कभी नहीं भी होती. कोई उस पर मॉरल वैल्यू मानेगा तो ड्यूटी अपने आप क्रिएट कर लेगा, अगर कोई मॉरलिटी नहीं मानेगा तो लॉ तो उसे इन्फोर्स कर नहीं रहा तो नया भी हो ड्यूटी क्रिएट. दैट इज द परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट. राइट इन रैम एंड राइट इन पर्सोनम. ये बड़ा सिंपल सा. रैम राइट जो अगेंस्ट है पब्लिक के, और पर्सोनम जो अगेंस्ट है पर्टिकुलर पर्सन या पर्सनल राइट्स के बारे में जो बात कर रहा है, क्योंकि उससे पर्सनल इफेक्ट पड़ रहा है. ऐसा कोई राइट जैसे कि जो क्रिमिनल मैटर्स के जितने भी राइट हैं वो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करते हैं, वहाँ पे पर्सोनम जो राइट है वो पर्टिकुलर पर्सन्स को इफेक्ट करते हैं, सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं. दैट इज द राइट इन रैम एंड राइट इन पर्सोनम. एंटीसीडेंट और रेमेडियल. इस ये थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है. एंटीसीडेंट देखो दो तरीके के लॉ होते हैं. एक लॉ तो है जो राइट्स बताता है, और एक है जो रेमेडी बताता है. बता तो मतलब दोनों राइट ही नहीं है, एक मतलब ऑफेंस रिलेटेड है और एक है कि इसमें क्लेम क्या होगा, डैमेजेस क्या होगी. दैट इज द रेमेडियल राइट. तो जैसे कि आईपीसी है और या फिर कोई और अदर एक्ट है, वो आपको एंटीसीडेंट बता रहा है कि ये आप अगर के साथ ऐसा होता है तो आप ये चीज़ ले सकते हो, वो ऐसा होता है तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी. लेकिन वही रेमेडियल राइट कहाँ लिखे हुए हैं? CRPC में लिखे हुए कि कैसे रेमेडी को इन्फोर्स करा जाएगा, या फिर नहीं, ये एग्जांपल थोड़ा सा अलग हुआ, इसे छोड़ो आप. एंटीसीडेंट राइट इज अ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में के उस पार्ट पे हम गए जहाँ पे हमने एक व्यक्ति के ऊपर राइट क्रिएट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के बाद. वो एंटीसीडेंट राइट था कि मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नाउ आई हैव सम राइट ऑन यू एंड यू हैव टू बी डू इट. दैट इज द एंटीसीडेंट राइट. अब आप वो काम नहीं कर रहे तो मेरे पास ये रेमेडी है कि मैं आपसे कुछ सू कर सकता हूँ, आपसे पैसे ले सकता हूँ, आपसे कंपनसेशन ले सकता हूँ. तो कंपनसेशन, सू और डैमेजेस वाला जो राइट्स हैं वो रेमेडियल राइट है. ठीक है. दैट इज द एंटीसीडेंट एंड रेमेडियल राइट. और ये राइट इन रैम भी हो सकते हैं, पर्सोनम भी हो सकते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द प्रोप्राइटरी राइट एंड द पर्सनल राइट. वेन एवर, ये बड़ा सिंपल है, वेन द राइट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड द प्रोप्राइटरी राइट. वहीं अगर पर्सनल राइट है, या जैसे कि कोई मैट्रिमोनियल राइट है, या फिर मैं बात करूं कोई रिलीजियस राइट है, सोशल कल्चर राइट है, दैट इज द पर्सनल राइट. ठीक है. राइट इन प्रोप्रिया एंड राइट इन एलिना इज लाइक दैट कि प्रोप्रिया इज राइट इन योर ओन प्रॉपर्टी. जब आपकी अपनी प्रॉपर्टी में अपना कोई राइट है, ओन प्रॉपर्टी, तब तो वो राइट इन प्रोप्रिया है. और राइट इन एलिनिया की अल्टरनेट राइट है, आपका दूसरे की प्रॉपर्टी में अल्टरनेटिव राइट है, उसमें ओनर का भी राइट है, आपका भी राइट है, बट अल्टरनेट. लाइक दैट कि आपको लीज पे मिली है, सिक्योरिटी पे मिली है, सर्विट्यूड पे मिली है, हाँ ठीक है, और ट्रस्ट पे मिली है. सैलमोन ने 4 चीजें बताई. सो दैट इज द अल्टरनेट राइट विद योर सेल्फ. नेक्स्ट इज अबाउट द प्रिंसिपल एंड एसेसरी राइट. प्रिंसिपल इज द मेन राइट, प्राइमरी राइट विद यू, कि भाई
सपोज आपको कोई चीज़ रेंट पे मिली तो आपको वहाँ पे रहने का अधिकार है, दैट इज द प्रिंसिपल राइट। असेसरी राइट इज द सेकेंडरी राइट विच असेस द प्रिंसिपल राइट, कि मैंने आपको कोई अपना घर दिया रहने के लिए, तो राइट टू लिव देयर, राइट टू गेट रेजिडेंस देयर, इट्स द प्रिंसिपल राइट। एंड राइट टू यूज द गुड्स विच आर अवेलेबल देयर, अगर मेरे घर में कुछ फर्नीचर लगा हुआ है तो आप उसे यूज कर सकते हो, ये एसेसरी राइट है, ये मेन राइट नहीं है, एसेसरी है, इसके साथ ये भी मिल गया। पर एसेसरी के लिए प्रिंसिपल राइट का होना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं होगा तो एसेसरी राइट में नहीं मिलेगा। गेट इट। लास्ट इज अबाउट द लीगल एंड इक्विटेबल राइट, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। हाँ, लीगल, अच्छा अभी तो एक और है, लीगल एंड इक्विटेबल राइट। लीगल एंड इक्विटेबल, देखो इक्विटी का जो कंसेप्ट आया दैट इज कम फ्रॉम द इंग्लैंड की चार्टर कोर्ट से आया, कोर्ट ऑफ चांसरी जो कोर्ट थी वहां से वी आर गेट द कंसेप्ट ऑफ द इक्विटेबल राइट। लीगल राइट इज ऑलवेज अवेलेबल फ्रॉम योर स्टैट्यूट्स, कानून ने जो अधिकार आपको दे रखे वो तो है ही। इक्विटेबिलिटी इज द फंडामेंटल कंसेप्ट बाय विच यू गेट द राइट, कि भाई आपका फंडामेंटली ये राइट बनता है, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस के थ्रू जो आपको राइट क्रिएट हो रहा है, दैट इज द इक्विटेबल राइट। स्पेशली जो प्रीएम्पशन का जो राइट मिलता है, डू यू नो अबाउट द प्रीएम्पशन? प्रीएम्पशन इज लाइक कि सपोज ये एक मिनट, ये आपकी एक जमीन है, ठीक है, यहाँ दूसरे बंदे की जमीन है, ये ए की प्लॉट है और ये बी की प्लॉट है, और यहाँ से है ये जा रहा है रास्ता, मेन रोड है, इधर जा रहा है। अब ए को अपनी प्रॉपर्टी पे आने के लिए बी की प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है, कोई अलग से पैसेज है ही नहीं, तो यहाँ पे ए के पास ये राइट है कि वो इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है एज ए पैसेज, ठीक है, एज ए पैसेज, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है दूसरा अपनी प्रॉपर्टी पे जाने के लिए। अब इन फ्यूचर बी इस प्रॉपर्टी को बेचता है, बी इस प्रॉपर्टी को बेचता है, तो इट्स द राइट ऑफ ए टू गेट द फर्स्ट चॉइस ऑफ बी टू से बाय दैट प्रॉपर्टी। ये ए का अधिकार है कि सबसे पहले बी ए से पूछे कि भाई साहब आपको ज्यादा जरूरत है, आपको क्या ये लेनी है। इससे मुस्लिम लॉ में हक सुफा भी कहते हैं, ठीक है, राइट ऑन अनदर वंस प्रॉपर्टी इज लाइक दैट, ठीक है। तो ये इक्विटेबल राइट है कि ऐसा एज सच कोई लीगलिटी नहीं क्रिएट होती, लेकिन बी को इतनी रिजेम्बलेंस तो होनी चाहिए कि भाई उसकी तो प्रॉपर्टी का रास्ता ही है, एक बार उससे पूछ ले कि आधी अधूरी लेना चाहे तो आधी ले ले, रास्ता लायक खरीद ले, ठीक है, दैट इज द इक्विटेबल राइट। Then is a large simple is the wasted and contingent right. Wasted right which is always be wasted on that the same time, कि आपको मैंने कोई अधिकार दिया और तुरंत दे दिया। Contingent is a conditional right which are wasted to you after the fulfillment of some conditions, कि कोई कंडीशन फुल होगी तब वो आपको अधिकार मिलेगा। अपनी प्रॉपर्टी पे हमें राइट तब मिलेगा जब हमारे फोर फादर्स एक्सपायर हो जाएंगे या फिर वो हमारे लिए विल बना देंगे, उनके सर्वाइवल तक नहीं मिलेगा। दैट इज द कंटिजेंट राइट, ठीक है। एक छोटा सा एक बड़ा क्लॉज आता है कि कंटिजेंट राइट बाद में वेस्टेड राइट ही बन जाता है जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है। क्लियर? दैट इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द लॉ एंड मॉरलिटी, लीगल राइट्स एंड ड्यूटी। वी हैव टू बी गो विद द डेफिनेशन ऑफ द एवरेज स्कॉलर्स, वी हैव टू बी गो विद द डिस्टिंग्विश बिटवीन द सो मेनी टाइप ऑफ राइट्स, duties and legal rights and some of the essential ingredients of the right. Get it? Any doubt? Okay then, bye.